से ही इस सरकार में मोदी जी से भी ज़्यादा ज़रूरी अमित शाह साहब हैं। जैसे ही उनके लिए इस्तीफे का दबाव भी बनेगा तो ये सरकार जो है लड़खड़ाना शुरू करेगी। आना तो सबको जेल है ही, इसमें तो किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए। डीएम के बॉस तो अमित शाह जी होते हैं। ले लें एक्शन, डीएम के खिलाफ एफआईआर कर दें, अपने आप बता देगा जी ये रहा सबूत, ये रहा मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है। मैं ये ढूंढा जा रहा है किसने मोदी जी के खिलाफ क्या लिखा। ये तो एफआईआर बाद में हुई है ना। हमने तो जंतर मंतर से ये बात कही थी। अमित शाह साहब तो इसको डायरेक्ट मॉनिटर कर रहे थे। एक किसी भी पब्लिक के पुलिस के लोगों पे तो बननी होनी एफआईआर है। किसी के ऊपर भी अगर एफआईआर होती है तो वो गलत है। सिर्फ एफआईआर होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर जो इन बच्चे और बच्चियों को किडनैप करके, आपने देखा ना बहुत सारे आरएसएस और बीजेपी के लोग पीट रहे हैं उन्हें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मेरे साथ हैं बात करने के लिए एक अहम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट महमूद प्राचा जी। बात करेंगे जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो एक अभियान छेड़ा गया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को, वो तो पूरा हो गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज किया और तमाम लोग घायल हुए, पैलेट गन भी चलाई गई और बिहार और तमाम जगहों पर भी हिंसक जो है प्रदर्शन हुए, जिसके तहत तमाम लोगों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है। हालांकि एक मांग थी जिसमें कहा गया कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ जो है आपराधिक गतिविधियां मतलब के तहत एफआईआर न दर्ज की जाए, ना ही उनको गिरफ्तार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सबको रिहा कर दिया जाए, लेकिन जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन ना हो, बाकी जो हिंसा फैलाए हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। और ऐसा ही रेखा गुप्ता की सरकार कर रही है कि 13 एफआईआर जो हुई थी उसको जो है निरस्त करने के, उसको वापस करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जो हिंसा में शामिल लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। साथ ही जिस तरीके से इसमें अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को दोषी ठहराया जा रहा है, जिस तरीके से पुलिस लाठीचार्ज हुई और तमाम चीज़ों को लेकर के राहुल गांधी ने भी संसद में बयान दिया, लेकिन उसके बाद इस चीज़ पर बवाल होने लग गया कि गृह मंत्री ने आदेश नहीं दिया है और ऐसा कोई आदेश लिखित में हो तो आप दें। सर, कैसे देखते हैं जिस तरीके की बात कही जा रही है कि गृह मंत्री पुलिस लाठीचार्ज के लिए दोषी नहीं है? इससे कोई दुनिया में बड़ा झूठ हो सकता है कि जो डिपार्टमेंट का इंचार्ज है वही दोषी नहीं है, बाकी सब नीचे वाले दोषी हैं। इस्तीफा किसका मांगा जा रहा था? कमिश्नर ऑफ पुलिस का, किसी डीसीपी का इस्तीफा मांगा जा रहा था। अमित शाह और मोदी जी के एजुकेशन मिनिस्ट्री के प्रिय, जो सबसे ज़्यादा उन्हें भ्रष्टाचार करके पैसे लाके देते होंगे, उन्हीं का इस्तीफा मांगा जा रहा था ना। तो कौन होगा? कोई भी अपराध होता है तो उसकी जो बुनियादी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है कहाँ से होती है कि इस अपराध का लाभ किसे होगा। बच्चों को पिटवा के, बच्चों का मॉरल तोड़ने की कोशिश करके, बच्चियों पे उनकी इज्जत के ऊपर हमला करवा के फ़ायदा किसे हो रहा था? पुलिस के उन अधिकारियों को जो वो कर रहे थे, वो कि अमित शाह साहब को हो रहा था, मोदी जी को हो रहा था और उनके दूसरे कोलीग्स को हो रहा था, जो ऐसी बातें करते हैं जैसे वो मालिक बन गए हैं देश के, कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। बताइए आप, ये कोई बात? ये राजनाथ सिंह जी की बात है। तो हाँ, बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते मतलब बीजेपी में सारे लोग चोरी करेंगे लेकिन वो इस्तीफा भी नहीं देंगे। हालांकि इस्तीफा तो एक तरीके से भलाई होती है, अच्छाई होती है, मदद होती है। जो हमने जजेस के बारे में कहा, जो भ्रष्ट जजेस हैं उनका इस्तीफा जो होता है उनकी मदद होती है, उनका ट्रांसफ़र उनकी मदद होती है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा ना, और वहाँ से कभी बाहर नहीं आएगा। ये न्याय होता है। इस्तीफा तो मदद होती है एक तरह से। तो ये इस तरह की जो भ्रष्टाचारी बातें करने का फ़ायदा अमित शाह जी को था, और अमित शाह जी पुलिस को कंट्रोल करते हैं, पुलिस के हेड हैं और वो कंट्रोलिंग मिनिस्टर हैं दिल्ली पुलिस के, और अमित शाह जी के ही आदेश से ये भी कह सकते हैं कि हमने तो आदेश इसका भी नहीं किया कि कमिश्नर ऑफ पुलिस 2 दिन पहले बदल दिया जाए, ये भी कह सकते हैं। वो खुद होम सेक्रेटरी साहब को सपना आया होगा। तो इस देश में क्या होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ मुंह दिखाने के लिए हैं? तो इस तरह से भी अमित शाह दोषी हैं। और असल में तो जो बात राहुल जी भी नहीं बोल पा रहे हैं या बोली नहीं उन्होंने जान के, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत डिसिप्लिन से वो बोलते हैं। तो हमने तो जंतर मंतर से ये बात कही थी। अमित शाह साहब तो इसको डायरेक्ट मॉनिटर कर रहे थे। एक लाठी जो पड़ी, एक पैलेट गन जो चली, वो अमित शाह साहब ने पीछे से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि उनके ऊपर प्रेशर दबाव बना के कि ये
वो एक एक जगह को मॉनिटर कर रहे थे, सिर्फ दिल्ली नहीं, बिहार, बंगाल, सब जगह की अमित शाह साहब लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे कि यहाँ कम लाठी पड़ी है, यहाँ और लाठी भेजो, यहाँ कुछ बच्चियां घूम रही हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए कुछ गुंडे टाइप जो लोग हैं वो भेजो। ये सब काम अमित शाह साहब बैठ के कर रहे थे। अब राहुल जी ने तो थोड़ी बात का सबूत दे दिया ना कि वो फोन पे बात करते देखा राहुल जी ने उन्हें पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं रुके वो। आप देख रहे हो जो अपने बंद कमरे में जाके कर रहे होंगे, जहां इन्होंने पूरा अपना माइक्रो मैनेजिंग का पूरा वॉर रूम बना रखा होगा, बच्चे और बच्चियों को मारने का और पीटने का, ये सब करने का। उसके अलावा जो काम वो करते पकड़े गए वो तो राहुल जी ने ही पकड़ लिया उन्हें। इस हद तक अमित शाह साहब की इन्वॉल्वमेंट है। अब बताओ आप, जितने भी अपराध इन बच्चे और बच्चियों के साथ हुए हैं, कोई हॉस्पिटल्स में है, सीरियसली इल हैं, उन सब के ऊपर जो 307 बनेगी, जो भी बनेगी, सब अमित शाह साहब के ऊपर तो बनेगी। बाकी पुलिस के तो उनके सहयोगी थे, वो उस साजिश में शामिल थे जो पुलिस के अधिकारी थे, पर मुख्य अपराधी इसमें अमित शाह साहब ही हैं। ये बात पूरी तरीके से खुल के कही जानी चाहिए, इसको दबे अल्फाज में नहीं कहना चाहिए। अब जहां तक ये बात है कि देखिए, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को अलावा, आरएसएस और बीजेपी के जो कार्डर्स हैं उनके अलावा किसी भी पब्लिक के, पुलिस के लोगों पे तो होनी है एफआईआर है। किसी के ऊपर भी अगर एफआईआर होती है तो वो गलत है। सिर्फ एफआईआर होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर जो इन बच्चे और बच्चियों को किडनैप करके, आपने देखा ना बहुत सारे आरएसएस और बीजेपी के लोग पीट रहे हैं उन्हें। एक को तो गाड़ी में ही 2 लोगों को, बच्चों को पीट रहे थे कि तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। जो एक की तो वीडियो बन गई, चलो, ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनको आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने पुलिस के साथ मिलकर सड़कों पे जगह जगह पीटा है। जो लोग आ रहे थे प्रोटेस्ट करने, दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और जहां तक ये बात है कि जो सीजेपी का आप आंदोलन कह रहे हैं, उसका नेतृत्व जो है वो पूरी तरीके से, मेरे ख्याल से तो वो बिक चुका है पूरी तरीके से, मोदी जी और अमित शाह साहब के साथ हो चुका है। क्योंकि हमारा तो कहना भी यही है ना, शुरू से एक ही बात कहते हैं हम, जो भी बंद कमरे की सीक्रेट मीटिंग में गया वो हम में से नहीं, वो गया तो वहां कमरे में अंदर जाके सिर्फ सेटिंग और गेटिंग होती है और कुछ नहीं होता। जो कमरे में गया बात ही नहीं करनी है ना, इसीलिए बात करने की इतनी ज्यादा मजबूरी भी है, तो सबके सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जनता के सामने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके सामने बात होनी चाहिए। बंद कमरे में तो मतलब सेटिंग और गेटिंग, और वो उसका ही अंजाम है। कितने बड़े बड़े झूठ बोल के ये बच पा रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि हम केस विड्रॉ कर रहे हैं। मोदी जी के लिए जो सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखा है, वो उसके खिलाफ तो नई एफआईआर स्पेशल सेल ने की है। क्या ये लोग आतंकवादी हैं जो मोदी जी की खिलाफत कर रहे हैं? स्पेशल सेल ने वो एफआईआर दर्ज की है। अब पूरे देश में ये ढूंढा जा रहा है किसने मोदी जी के खिलाफ क्या लिखा। ये तो एफआईआर बाद में हुई है ना। और सीजेपी की जो स्टेज पे बैठी जो लीडरशिप थी, असली लीडर तो जमीन पे थे। असली लीडर वो थे जिनके लाठियां लगी, असली लीडर वो थे जो हॉस्पिटल्स में गए, असली लीडर वो थे जिन्होंने वहां मजबूती से जो बच्चियां और महिलाएं थी उनकी हिफाजत करने के लिए दीवार बन के खड़े रहे। महिलाओं और बच्चियों के बीच में जो खड़े रहे वो है असली लीडर्स। ये थोड़ी है जो बंद कमरे में जाके बैठ के वहां नड्डा जी जैसे और दूसरे मंत्रियों जैसे लोगों के सामने, जिनसे बात करनी नहीं चाहिए किसी भी एक सभ्रांत नागरिक को, उनके साथ बैठ के गुलछर्रे उड़ा रहे थे बैठ के। वहां पे क्या हो रहा था? काम वहां पे कोई बात हो रही थी? सब झूठ हो गया और अभी तक भी एक लाठी नहीं खाई किसी ने। शाम को फिर पार्टियां हो रही हैं। पार्टी तो इस बात की थी ना, हमने इतना बड़ा मूवमेंट खत्म कर दिया, इस बात की पार्टी हो रही थी। तो ये बुनियादी बातें हैं जो देश के लोगों को समझनी पड़ेंगी। आखिरी बात जो सुप्रीम कोर्ट की आपने कही, सुप्रीम कोर्ट में जो भी वकील जा रहे हैं इस समय सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट में, वो ज्यादातर या तो समझदार नहीं है, या आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर्ड है, या आरएसएस की तरफ से डायरेक्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब क्या है, आप ये बता दो मुझे। अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में वकील ना डालते, कोई पिटिशनर्स ना डाले, तो सो मोटो कॉग्निजेंस लेके जो आदेश होते वो इससे कहीं बेटर होते। जो लोग बहस करने जाते हैं ना, वो केस को खराब करके और खराब ऑर्डर लेके आते हैं, क्योंकि वो मदद करते हैं आरएसएस और बीजेपी को। बहस ही इतनी खराब करेंगे, गलत डायरेक्शन में करेंगे कि सारा का केस बिगड़ जाए। अगर बहस करने वकील ना जाते और ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस चीफ जस्टिस साहब लेते, तो मुझे पूरा भरोसा है अमित शाह साहब के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कराते ही कराते। वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत समझदार प्रैक्टिकल जज हैं वो चीफ जस्टिस साहब इंडिया के। वो कहते हैं कि चीफ बेनिफिशियरी, जो उन्हीं के सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? अमित शाह साहब कंट्रोल में थे पुलिस के, और उन्हीं को सबसे बड़ा फायदा हुआ। आंदोलन को उन्होंने इस साजिश के तहत उनके लीडर्स तक को अपने साथ मिला के तोड़ा, तो सबसे पहले एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज होगी। वो ये भी आदेश पारित करते, जैसा मुझे, क्योंकि वो बहुत प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल है, मैंने उनकी कई सारी जजमेंट देखी हुई है, वो ये कहते हैं कि इस सारी
जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो विवेचना होगी, इसकी सारी की सारी वीडियोग्राफी होगी और जनता को दिखाई जाएगी। देखो कितने बिल्कुल साफ तौर पे क्लीन इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो स्वयं फिर मॉनिटर भी करते हैं। तो अमित शाह साहब और हर वो पुलिस का अधिकारी जो भ्रष्ट था, जो अपराध कर रहा था, जो कानून और संविधान की जो बाउंड्री है उसको लांग के बच्चियों की इज्जत पे हाथ डाल रहा था, जो कीलों वाले डंडे मार रहा था, जो करंट लगा रहा था, जो पैलेट गन्स चला रहा था, जो AK-47 चला रहा था बच्चों के ऊपर, और जो बच्चों को दूर दूर से आते हुए बैरिकेड लगा के बिना किसी आदेश के झूठे नकली 163 BNSS के ऑर्डर्स दिखा के जो बंद करके थानों में ले जा रहे थे, जो धमकियां दे रहे थे बच्चों के पेरेंट्स को कि हम इनकी जिंदगी खराब कर देंगे, झूठे, ये सब चीफ जस्टिस साहब खुद ऑर्डर करते, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बहस करके उन्होंने सब सत्यानाश कर दिया। इन सब वकीलों को भी चिन्हित करना पड़ेगा जो हर मतलब खुद के खुद जाके RSS और BJP के कहने पे पिटिशंस डाल देते हैं और जाके हर केस हराने की तरफ बहस करते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हथियार यूज हुए हैं उसमें उसको प्रिजर्व भी किया जाए। क्या संरक्षित करने से कुछ आगे हो पाएगा, कोई सबूत मिल पाएगा? अब वो बहस करने वाले वकील करने दे, जब तो चीफ जस्टिस साहब तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो बहस करके खराब कर रहे हैं ना केस सारा। वो तो अरेस्ट कराते ना। अब कोई सुरक्षित कौन करेगा? वही पुलिस जिसने ये चलाए थे। ऐसा ऑर्डर नहीं होता अगर ये बहस ना कर रहे होते। बहस ना कर रहे होते तो वो अपनी एक टीम भेजते जो कोर्ट कमिश्नर्स अपॉइंट करके भेजते, जाओ आप सारे हथियार जब्त कर लो। ये बहस करने वाले जो है ना RSS के लोग, जो छदम रूप से अभी 1 करोड़ रुपए भी इकट्ठे हो रहे हैं। देखिएगा जिस केस में वो जाएंगे वो हारेंगे। आज तक जितने केसेस में अब चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बताओ, हम लोग जो देश में सबसे ज्यादा प्रो बोनो काम कर रहे हैं, हमने किसी से 1 पैसा भी लिया है? अच्छे वकील तत्पर हैं, तैयार हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए तैयार हैं और अच्छे से काम करेंगे। ये जो रैकेट चल जाता है ना कि पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दो, इसको लीडर बना दो, इसके बड़े बड़े इंटरव्यू, ये सब क्रिमिनल जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम अपने आप को कहना चाहती है, वो सब जिन जिन के इंटरव्यू कर रहे हैं वो सब के सब RSS की उस साजिश में शामिल है। जो असली ने जो 1 करोड़ रुपया दिया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आज तक कपिल सिब्बल साहब ने कौन सा ऐसा सोशल उसका केस जीता है? वो एक केस नहीं बता सकते। करोड़ रुपए नहीं चाहिए, उनके जो हजारों जूनियर्स हैं ना, उनको वो निर्देशित करें कि जाके बच्चों को थानों से छुड़ा के लाए। अब ये मोदी जी की तरफ से जो हजारों के बच्चों को तंग किया जाएगा, मोदी जी के नाम से जो FIR, मतलब उनकी जो सोशल मीडिया पे जो उनके बारे में लिखी गई हैं बातें, उनके खिलाफ जो FIR दर्ज होगी उसमें अपने वकीलों को दें। पैसा ना, पैसा किसी को नहीं चाहिए। ये बच्चे पैसे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। पैसे तो ये आपको अपनी मतलब जेब खर्च में से भी इकट्ठा करके दे देंगे, लेकिन ईमानदारी से केस लड़ने वाले अच्छे वकीलों को आगे होना चाहिए। ये लोग जो सिर्फ कैमरे के सामने आके भाषण देते हैं, वकालत में कुछ नहीं कर पाते, ये भी चेक होना चाहिए ना बैकग्राउंड के अच्छे वकील कौन है। ये इसमें आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो आप मुझसे सवाल करो कि मैंने कितने केस जीते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। रिसेंटली अभी ताहिर हुसैन के केस में जिसमें सजा हुई है, उसमें जितने मेरे वकील मुलजिम थे, मेरे वाले मुवक्किल, सबके सब बरी हुए हैं। ऐसे वकीलों की जरूरत है। और ऐसे वकील, मैं तो फिर भी इतना बड़ा वकील नहीं हूँ, मतलब अच्छा वकील नहीं हूँ, सॉरी। बड़े वकील तो सारे ही बेकार होते हैं। जो बड़ा अपने आप को कहता है या बड़ा दिखाता है वो तो बेकार ही होता है, उसको तो बिल्कुल नकार देना चाहिए। जो अच्छे वकील हैं, मुझसे अच्छे अच्छे वकील फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बच्चे की मदद करने को तैयार है। 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके कौन सा ड्रामा है ये कि देखो मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? हजारों करोड़ कमा के देश की इसी जनता से कमाए हैं ना। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के केस लड़के, वो कहीं ना कहीं जनता का तो अधिकार छीना गया है ना। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो हजारों लाखों करोड़ चुराते हैं, जब भी 100 करोड़ रुपए फीस देते हैं किसी बड़े वकील को। 1 करोड़ क्या होता है? ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं होता है। 100 करोड़ तो कम से कम देते ना। और वो बच्चों के इलाज पे खर्च होते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे खर्च होते हैं। वकीलों को 1 पैसा नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे वकील। एक जो मुद्दा है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने संसद में उठाया जवाबदेही को लेकर के, अमित शाह को सीधे सीधे दोषी ठहरा रहे थे वो, लेकिन केंद्रीय मंत्री का कहना है कि DM जो है ये ऐसी कार्रवाई को आदेश देता है, ना कि गृह मंत्री दोषी होते हैं। इनका कोई लिखित आदेश हो तो आपके पास दिखाइए। साथ ही संबित पात्रा ने भी सफाई दी है कि गोली नहीं चली, ऐसा तो राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? आपके पास अच्छा, क्या क्या चला है वो तो बताएं पहले, फिर गोली चलने के सबूत हम देंगे। क्या क्या चला है? संबित पात्रा जी तो खैर आपके सामने कभी आएंगे नहीं, क्योंकि आप तो पत्रकार हो। वो तो उन्हीं क्रिमिनल जो हैं उनके, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाते हैं, उन्हीं के पास जाके इंटरव्यू देंगे। पूछो इनसे क्या क्या चला है वो तो बता दें पहले। कीलों वाली लाठियां चली हैं, बच्चियों की इज्जत पे हाथ डाले हैं, पैलेट गन चली हैं, आंसू गैस चला है, पानी गंदे से गंदा पानी लाके, जहरीला पानी लाके चलाया है,
इस सबको तो हाँ करें, फिर गोली के सबूत हम दे देंगे उन्हें, राहुल जी भी दे देंगे और हम जैसे लोग भी दे देंगे। इतना तो मान रहे हैं ना कम से कम वो। और डीएम देता है आदेश, डीएम किससे लेता है आदेश? डीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते ना फिर अमित शाह साहब, मैं मान लेता। अगर इतने ही बड़े ये मतलब ये आजकल जो है ना आरएसएस की जो थिंक टैंक भी हैं उनके पास भी थोड़ा कम दिमाग हो गया, वो भी पैसे ज्यादा कमा लिए ना तो दिमाग करना कर गया काम कम। डीएम का बॉस कौन होता है? गलत काम किया ना किसी ने तो अमित, ये मान रहे हैं संबित पात्रा जी, डीएम के बॉस तो अमित शाह जी होते हैं। ले लें एक्शन, डीएम के खिलाफ एफआईआर कर दें, अपने आप बता देगा जी ये रहा सबूत, ये रहा मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है और ये मैंने जो वायरलेस पे मैसेज दिया था ना वो भी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। अमित शाह जी बैठ के मॉनिटर कर रहे थे जो मैंने अभी आपको बताया। करें ना डीएम के खिलाफ एफआईआर, अपराध तो हुआ है। तो ये मतलब इतनी भी बुद्धि नहीं रही, कोई सोच समझ के तो कम से कम लॉजिक भी लाना चाहिए ना। हम जैसे अम्बेडकरवादी भी तो बैठे हैं आप लोगों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए, सिर्फ और ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही थोड़ी हैं। बताएं, इसका जवाब दें। डीएम के खिलाफ एफआईआर करें। लिखित में वो मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं लिखित में नहीं, ओरली डीएम साहब ने आदेश दिए। पहले डीएम साहब के खिलाफ एफआईआर तो करें, उन्होंने तो अपराध किया है ना उनकी मर्जी से। वही खुद मान रहे हैं कि डीएम साहब ने आदेश दिए कार्रवाई के, और कार्रवाई में बच्चियों की इज्जत पे हाथ डाले गए। बहुत सारी बच्चे और बच्चियां अस्पतालों में भर्ती हुए हैं, वो अभी तक अस्पतालों से निकले भी नहीं। तो उनके खिलाफ डीएम के साहब के खिलाफ एफआईआर करें ना। डीएम साहब के खिलाफ कार्रवाई कर दी, कुछ कमिश्नर साहब के खिलाफ कर दी। तो क्या ये यहाँ दिल्ली में डीएम ने किया आदेश, पहले इनसे यही पूछ लूँ आज। चलो मैं, दिल्ली में डीएम आदेश करता है पुलिस को, बताओ। पता है अमित, ये संबित पात्रा जी को, डॉक्टरी करो, आपके पास आप डॉक्टर भी हो प्रोफेशनल, उसमें तो अच्छे रहो। पहले इन सब चीज़ों में क्यों टांग अड़ा रहे हो जिसके बारे में पता ही नहीं है आपको? कमिश्नर है, कमिश्नर, यहाँ कमिश्नरेट है। ये अमित शाह जी को भी नहीं पता होगी। अमित शाह जी को तो सिर्फ जय शाह जी को और दूसरे लोगों को अपनी अपनी बड़ी बड़ी जगह पर बिठाना आता है। गृह मंत्री अमित शाह का आज इस्तीफा लेने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले थे सड़कों पे, तो क्या अब गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लेने से ये समस्या हल हो जाएगी और क्या कुछ आपके हिसाब से समाधान लगता है इसका? देखिए, सबसे समस्या का हल तो अल्टीमेटली इस्तीफे से नहीं होगा किसी के भी। समस्या का हल होगा ईवीएम हटा के पेपर बैलेट से चुनाव कराना, और वो परमानेंट सोल्यूशन होगा निष्पक्ष चुनाव कराना। ईवीएम तो एक पहला स्टेप है, उसके बाद और भी हैं। झूठे वादे करना चुनाव में, सीधा जेल का निमंत्रण होना चाहिए। जैसे मोदी जी ने वादा किया 2 करोड़ नौकरियां दूंगा 1 साल में, जैसे ही 1 साल पूरा हुआ मोदी जी को अगले दिन तिहाड़ जेल में जाना। ये कानूनी रूप से ये कानून बनाना जरूरी है। सबसे पहले चुनाव निष्पक्ष हो, इसका सिस्टम ठीक होना चाहिए वो। उसके बाद ये, उसके बाद हर एक जो भी कार्यालय होगा उसकी सबकी सारी कार्रवाइयाँ लाइव स्ट्रीम होगी, ताकि देश की जनता देखे। सिर्फ उन 1% कामों को छोड़ के, या उनकी जो कार्रवाई होती है जो देश की सुरक्षा के लिए सीक्रेट रखने जरूरी है। ये 3 चीज़ों का मुख्य आंदोलन होना चाहिए। सबसे पहले ईवीएम का ही होना चाहिए, ईवीएम के साथ साथ ही दूसरे चुनावी जो चुनाव को निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर बनाने के लिए वो, उसके बाद ये 2। लेकिन हाँ, अगर इस्तीफा लेना एक अच्छा वो एक तरीका है, बिल्कुल है। और ये मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो इसको बहुत दिन से कह रहा हूँ इस बात को, कि अमित शाह साहब का इस्तीफा मांगना ही इस्तीफा मांगना है। ये एक कारगर इस्तीफा होगा तो मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जो कि सच में बहादुर हैं। ये तो स्लीपर सेल्स, और बीच में से अगर लीडर और कार्यकर्ताओं के बीच में से कांग्रेस के और दूसरे विपक्ष के, सारी विपक्ष की पार्टियों के, ये स्लीपर सेल्स हट जाए ना बीच में से, तो कार्यकर्ता और नेता अपने आप सब कुछ सुधार लेंगे। बहुत अच्छा आंदोलन है, किसी को कोई भी जरूरत हो, मैं ये बार बार ऐलान कर रहा हूँ, सब पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी और आरएसएस को छोड़ के, जो बीजेपी और आरएसएस के साथ पीछे से नहीं जुड़ी हुई, उन सब पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़कर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन या जनता के स्वयं पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ अगर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी तो हम लोग बैठे हैं। हजारों वकील आपके लिए तैयार बैठे हैं, डरना बिल्कुल नहीं है। आप लोग इस समय देश बचाने का काम कर रहे हो, ये समझ के अमित शाह साहब का इस्तीफा मांगो। भगत सिंह की जगह आपका नाम लिखा जाएगा एक दिन अमित शाह साहब का इस्तीफा, ये सोच के मानो, पीछे नहीं हटना है। और अगर आप थोड़ा सा आंदोलन अंदर भी कर लो, स्लीपर सेल्स को हटा लो, तो आपको हर चीज सुविधा मिल जाएगी। आपको पार्टी में अच्छे पद भी मिल जाएंगे, आपको जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको टिकट्स भी मिलेंगे। ये स्लीपर सेल्स को हटाओ आइडेंटिफाई करके,
ये सब के सब अपने आप हो जाएगा। और अच्छे कार्यकर्ताओं को जब टिकट मिलेगा तो वो ईवीएम भी हटा लेंगे और आरएसएस और बीजेपी को जो सही वोट मिलते हैं ना, मुश्किल से 5-10%, वो उस पे ले आएंगे। ये बुनियादी बात है। लेकिन तब तक, जब तक आप स्लीपर सेल्स को हटाने में कामयाब नहीं हो, तब तो आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज ही आपका पूरा ख्याल रखेंगी। तब तक के लिए हम लोग हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। सबकी जिम्मेदारी हमारी है। आप करो पीसफुल प्रोटेस्ट, हम आपकी रक्षा के लिए हजारों वकील खड़े रहेंगे, बिल्कुल नहीं डरना। लेकिन जो लोग प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ जिस तरीके से पुलिस डिटेन कर रही, लगातार कार्रवाई कर रही है, तो लोग कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि आपका कैसे आपसे संपर्क करें। मैंने तो नंबर दिया आप ना, एक बार फिर दे रहा हूँ, 931। वैसे तो मेरा नंबर आसानी से मिल जाता है, वरना मेरा ऑफिस भी पता है, आप गूगल करो, ऑफिस मिल ही जाएगा। देश की सबसे बड़ी रेड जहाँ हुई थी वहीं से मिल जाएगा। अमित शाह साहब ने कराई थी ना मेरे ही ऑफिस में सबसे बड़ी रेड, जहाँ आज आप अभी बैठे हो, वो भी आराम से ऑफिस मिल जाएगा। और मेरा नंबर एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 93196305003। हम आपको पूरी मदद करेंगे बिना किसी, वो जो कहते हैं ना, फीस के। बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, कोई आपको फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। बस आप ईमानदारी से देश बचाने के लिए इस आंदोलन में लगे रहें। और अमित शाह साहब का इस्तीफा ऐसा इस्तीफा है, आप जितना, अगर इन्होंने गलती से भी इस्तीफा दे दिया ना, हालांकि ऐसा बहुत मुश्किल है, लेकिन डायरेक्शन सही है, तो अमित शाह साहब खुद चोरी छुपे आके हमारे जैसे लोगों के पास, अमित मोदी जी के खिलाफ और देश के जितने भी बीजेपी और आरएसएस के बड़े बड़े लोग हैं ना, जिन्होंने देश लूटा है, अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों के साथ मिलकर, उनके सारे सबूत अमित शाह साहब हमें खुद ही दे देंगे। तो बिल्कुल सही डायरेक्शन है, अच्छी बात है। मैं इस बात का बहुत देर से निवेदन कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन जिस तरीके से E20 मामले पे गडकरी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, उधर मोदी जी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, अमित शाह जी का भी इस्तीफा किस किस का मांगे, कौन सबसे पहले नंबर पे? जाना तो सबको जेल है ही, इसमें तो किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब इस्तीफा मांगने की बात है तो मोदी जी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस्तीफा अमित शाह साहब का है। क्योंकि मोदी जी तो देखिए 16-18 घंटे तो वो सोते नहीं है, मतलब समझ लो आप। तो वो मेकअप, कई घंटे कपड़े, कई घंटे बाकी सारी चीज़ें, ट्रेनिंग कि आज इस तरफ कैमरा लगना है, उस तो 18 घंटे तो इसमें निकल गए उनके जागते जागते। 6 घंटे वो सोते हैं। तो मोदी जी तो इन सब कामों में व्यस्त रहते हैं। ये सब जो गैंग चल रहा है, जिसको मैं एक क्रिमिनल गैंग की संज्ञा देता हूँ और ठीक देता हूँ, ये एप्स्टीन मानसिकता का जो क्रिमिनल गैंग चल रहा है, जो वो है ना, उसका फलक्रम, जो उसका केंद्र बिंदु, जो उसको चला रहा है, वो सब हैं हमारे अमित शाह साहब। तो जैसे ही अमित शाह साहब, जैसे ईवीएम है ना, वैसे ही इस सरकार में मोदी जी से भी ज़्यादा ज़रूरी अमित शाह साहब हैं। जैसे ही उनके लिए इस्तीफे का दबाव भी बनेगा तो ये सरकार जो है लड़खड़ाना शुरू करेगी। और इस्तीफा हो गया तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है, अमित शाह साहब खुद चोरी छुपे हम जैसे लोगों तक सारे सबूत पहुंचा देंगे कि ये सब के सब जल्दी से जल्दी मोदी जी से शुरू करके, गडकरी जी से शुरू करके, राजनाथ सिंह जी से लेकर सब लोग जेलों में पहुंच जाएं। इसलिए बिल्कुल सही डायरेक्शन है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।